everybody. तो स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स में जो हमने डिस्टिलेशन का टॉपिक कंटिन्यू किया था उसके अंदर हमारा जो आज डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पीछे जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको जस्ट डिस्टिलेशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी और आज इसके अंदर हम और जो सिंपल डिस्टिलेशन मैंने बताया था उसके अंदर के जो मेनली हम एपरेटस यूज़ करते हैं वो उसके अंदर हम स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर, ये तीन तरह के एपरेटस उसके अंदर यूज़ करते हैं। स्टिल जिसके अंदर हम जो मटेरियल हमने हीट करना होता है स्टिल उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कंडेंसर जो है हम जो वेपर्स हैं उसको कूल करने के लिए, और रिसीवर जो है कलेक्टर यानी जिसमें वेपर्स जो कूल होकर हमारे पास इकट्ठे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो टॉपिक है हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी आपको कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेनली हम किस टाइप के लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। वी यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट द मिक्सिबल लिक्विड्स। अगर सपोज कोई दो लिक्विड्स हैं, अगर वो मिक्सिबल है, मिक्सिबल लिक्विड्स का क्या मतलब है, जैसे सपोज अल्कोहल एंड वाटर, वो दोनों मिक्सिबल हैं, वो दोनों एक दूसरे के अंदर प्रॉपर मिक्सअप हो जाते हैं। जब हम दो मिक्सिबल और इनमिक्सिबल लिक्विड्स का क्या मीनिंग है, मिक्सिबल जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिक्स होकर एक सिंगल फेस बनाते हैं दैट आर कॉल्ड एज द मिक्सिबल लिक्विड्स, और इनमिक्सिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो डिफरेंट फेजेस के अंदर सेपरेट आउट रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल है इस पे ऑयल एंड वाटर का या जो इमल्शन का, वो सारे के सारे इममिक्सिबल लिक्विड है। तो सबसे पहले तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम मेनली करते हैं टू सेपरेट आउट द मिक्सिबल लिक्विड्स। सेकेंड पॉइंट जो इसमें दिमाग में या माइंड में रखने वाला है, इट्स प्रिंसिपल कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच fractional distillation works? इसका प्रिंसिपल है कि it works on the principle of that if sum total of partial pressure of two liquids will be equal to atmospheric pressure. ये प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि इस लाइन का यहाँ क्या मीनिंग है कि सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आती है वेपर प्रेशर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर? कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड, कि जब हम किसी लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं उस टाइम पे जो उनके वेपर्स बनते हैं, उन वेपर से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब सपोज मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। कोई भी दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं जिनको हम सेपरेट आउट करेंगे, ऑब्वियसली उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये कंडीशन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सेम, सपोज दो लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर दोनों के मतलब दोनों लिक्विड्स के वेपर्स बनने से स्टार्ट हो जाएंगे और सेम इंटेंसिटी से वेपर बनेंगे, इसलिए उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द मिक्सिबल लिक्विड हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अगर मान लो कि मेरे पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। सपोज लिक्विड ए है, इट इज द लेस वोलेटाइल
कि जो जल्दी इवेपोरेट होना या जल्दी से वोलेटाइलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड ए की वजह से जो वेपर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, और बी की वजह से जो क्रिएट होगा दैट विल द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दैट विल इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशन उस टाइम पे है जब ये हमारी डिस्टिलेशन स्टार्ट हो जाती है, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो उस टाइम पे हमारा जो लिक्विड है वो वोलेटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड है। अब नाम से इसके अंदर क्लियर है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अंदर हमने एक वर्ड यूज किया है फ्रैक्शनल। जैसे लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाया था डिस्टिलेशन के लिए कि ये एक फ्लास्क था, सिंपल एक डायग्राम जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इस फ्लास्क के अंदर हमने अपना मिक्सिबल लिक्विड डाल दिए, जो दो मिक्सिबल लिक्विड ए और बी जिनको हमने सेपरेट आउट करना है। इस फ्लास्क को हमने नीचे यहाँ हीट किया सेपरेट लैंप की हेल्प से। जैसे हम इसको हीट करेंगे, यहाँ हमारे पास इसके अंदर जो सिंपल डिस्टिलेशन था, सिंपल डिस्टिलेशन में तो हमने क्या किया था, सिंपल डिस्टिलेशन में तो यहाँ से सीधे जो प्रेशर वेपर्स हैं वो हमने एक पाइप के थ्रू पास किए थे, और वहां पे कंडेंसर के अंदर जाकर कंडेंसर के टच में आके वो वेपर्स जो है कूल होकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें इस फ्लास्क के ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मतलब इस तरह से एक ट्यूब लाइक एपरेटस है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस वन। इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये इसके अंदर ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ इस तरह से फ्रैक्शंस के अंदर ये डिवाइड होगा। जैसे ये वेपर्स इसमें से बनेंगे, ये वेपर्स यहाँ इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास होंगे। अब जो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, जैसे ये फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो फ्रैक्शंस के अंदर मतलब छोटे छोटे एरिया के अंदर डिवाइड है। जैसे अगर हम अकेला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डायग्राम बनाएं तो इस तरह से कुछ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। इस तरह से ये इसके छोटे छोटे इसमें डिविजन्स बनी हुई है। इन डिविजन्स के बनने का पर्पस क्या है, बनाने का पर्पस क्या है कि इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा, जैसे फ्लास्क के अंदर, स्टील के अंदर जब दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, सपोज लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी है, उसमें से जो एक लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल मतलब वो कम टेम्परेचर के ऊपर ही उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो कम वोलेटाइल है वेपर्स तो उसके भी बनेंगे, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा वोलेटाइल है। अब दोनों के वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, वेपर ए के भी बने हैं, वेपर बी के भी बने हैं, लेकिन इसमें सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो लेस वोलेटाइल है वो लेस वोलेटाइल यहाँ कूलिंग सरफेस के पास, या मतलब इतना लंबा जो डिस्टेंस है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस को पास करते करते वापस कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और वापस कंडेंस होने के बाद जो है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होके उसी फ्लास्क के अंदर वापस चला जाएगा। जबकि जो मोर वोलेटाइल है लिक्विड जो बी है, वो लिक्विड बी आपका कहाँ पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा आपका इस ट्यूब के थ्रू, जिस ट्यूब को हमने कंडेंसर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से जो ये वेपर्स हैं आपके, ये वेपर्स आपके यहाँ एक रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस थी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो डायग्राम आप कहीं से भी देख सकते हो, उसका एग्जैक्ट जो डायग्राम है आपकी किसी भी फार्मास्यूटिक्स की डिप्लोमा लेवल की या डिग्री लेवल की कोई भी बुक आप इसके लिए रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर सिंपल आपका नीचे एक फ्लास्क अटैच होगा,
फ्लास्क से आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से आपकी एक यहाँ ट्यूब जाएगी जिसके साथ कंडेंसर अटैच होगा, कंडेंसर जिसमें कोल्ड वाटर फ्लो करेगा, और कंडेंसर के साथ यहाँ एक रिसीवर अटैच होगा जिसके अंदर हमारा मोर वोलेटाइल जो लिक्विड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो दिस वाज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेनली यूज कहाँ कौन से पर्पस के लिए होता है? इट इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट आउट द एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। It is used to separate out the azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures कौन से होते हैं? Azeotropic mixtures वो mixtures होते हैं जिनका boiling point throughout constant रहता है। Throughout का यहाँ क्या मतलब है? जैसे suppose मेरे पास दो हैं alcohol and water। अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्सिबल सॉल्वेंट्स हैं। जब उनको हम मिक्स करेंगे तो दोनों एक सिंगल लेयर की तरह से एग्जिस्ट करेंगे। हम उसमें देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना हमारे पास उसके अंदर अल्कोहल है और कितना हमारे पास उसमें वाटर है। तो जब अल्कोहल और वाटर को हम मिक्स करेंगे तो एक सबसे पहले तो ये चीज आप समझ लो कि अगर सपोज किसी जैसे वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई और चीज मिक्स कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जब इसमें कम हो जाएगा तो जब मिक्सचर बनाने के बाद जो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो अकेला अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है या अकेला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे डिफरेंट होगा। और जब तक ये सारा मिक्सचर इवेपोरेट नहीं हो जाता या सारा मिक्सचर सेपरेट आउट नहीं हो जाता तब तक इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो कोई भी बाइनरी या ट्राइनरी जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं, बाइनरी और ट्राइनरी एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं। बाइनरी और ट्राइनरी एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का क्या मतलब है कि दो मिक्सचर्स, तीन मिक्सचर्स, उनको आप सेपरेट आउट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो तीसरा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट द क्रूड ऑयल्स, टू सेपरेट different parts, different forms of crude oil. क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल हमें मिलता है, क्रूड ऑयल जैसे सऊदी अरबिया में या कहीं और भी बहुत सी जगह पे इसके क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल पाया जाता है, उस कच्चे तेल से जो हमारे पास पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, कॉयल, नेचुरल गैस या कॉल गैस, ये जो सब कुछ हमारे पास जो हमें मिलता है वो हमें उस क्रूड ऑयल से मिलता है। लेकिन वो सेपरेट कैसे की जाती है ये सारी चीजें, ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे किसी चीज का पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो मेनली जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वहां पे क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये रिपीट की थी कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसका जो लेंथ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जो लेंथ है, it will depend on the boiling point of two miscible liquids। जो भी दो मिक्सिबल लिक्विड्स आपने जो सेपरेट आउट करने हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कितना डिफरेंस है, इसके ऊपर आपके जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की लेंथ डिपेंड करेगी। सपोज अगर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस बहुत कम है, काफी कम डिफरेंस है, तो उसके लिए जो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करेंगे दैट इज वेरी लेंथी। उसके अंदर लेंथ वाइज इसका जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ज्यादा लंबा यूज करेंगे और दूसरा या ज्यादा बड़ा यूज करेंगे। और जबकि जो शॉर्ट
अगर इनके बीच में कंसिडरेबल डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, देयर इज द कंसिडरेबल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अंदर, तो उसके अंदर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होगी, दैट विल बी द शॉर्ट इन लेंथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में आपको दिमाग में रखनी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है कि किस चीज के ऊपर वो बेस्ड है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द sum total of the partial pressure of the two miscible liquids will be equal to the atmospheric pressure, and when the more volatile जो liquid है वो पहले evaporate होना शुरू हो जाएगा, vapors जो है less volatile के भी बनेंगे, लेकिन जो more volatile liquid है वो पूरे fractionating column को pass out कर कंडेंसर से पास आउट करेगा और उसके लिक्विड कंडेंस होके पेपर्स जो है कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वापस आपका स्टील के अंदर वापस कंडेंस होकर वहीं पर कलेक्ट होता जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट या टू मिसिबल जो है कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं हो जाते। इवन जो हमारे पास जो मोस्ट फर्मेंटेड मतलब कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो मिसिबल है उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन नेक्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर नाम से क्लियर है कि जो स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस है उसमें हम डायरेक्टली नहीं हीट करते। जैसे अभी तक हमने दो जो प्रोसेसेस देखी हैं, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके अंदर तो हम क्या करते हैं कि फ्लास्क के अंदर हमने वो मटेरियल डाल दिया जिसको हमने सेपरेट आउट करना है और उसको हमने डायरेक्ट सेपरेट लैंप से या बर्नर से हीट किया है। लेकिन जो स्टीम डिस्टिलेशन है उसके अंदर हम हीटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, उसके अंदर हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं स्टीम। जैसे अब इसके अंदर मैं अगर आपको रफली इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे ये हमारे पास स्टीम जनरेटर है जिसमें स्टीम जनरेट होगी। इस स्टीम जनरेटर से एक यहाँ सिंपल पाइप पास होगी, ये तो होगी इसकी वेंट। वेंट मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर के अंदर भी एक विसल होती है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसको ब्लास्ट होने से बचाने के लिए एक विसल है कि एक्सेस ऑफ स्टीम वहां से निकल जाती है। इसी तरह से ये एक वेंट है और एक जो दूसरी पाइप है इसके अंदर, ये दूसरी पाइप है, यहाँ से जो है स्टीम ये पास होगी उस फ्लास्क के अंदर जिसमें हमने उस कंपोनेंट को रखा है जिसे हमें सेपरेट करना है। ये आपके यहाँ पे फ्लास्क अटैच है इस तरह से, और इस फ्लास्क से जो वेपर्स बनेंगे ये वेपर्स आपके पास होंगे आगे कंडेंसर तक। तो ये आपके पास जो इसका बेसिक छोटा सा डायग्राम है इस तरह से, ये फ्लास्क है। इस फ्लास्क का जो ये स्टीम है, ये स्टीम आपकी यहाँ इस फ्लास्क में पास होगी। फ्लास्क के अंदर यहाँ आपका वो मटेरियल पड़ा है जिस मटेरियल को आपने इसमें सेपरेट आउट करना है, जिस मटेरियल को आपने डिस्टिल्ड आउट करना है। उसके बाद इस मटेरियल के जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स आपके कहाँ पास होंगे, ये पास होंगे आपके थ्रू द कंडेंसर, थ्रू कंडेंसर, और कंडेंसर से ये कहाँ कलेक्ट होंगे, कंडेंसर से कलेक्ट होंगे आपके रिसीवर तक। अब ये तो इसका जो बेसिक सा जनरल सा मैंने जो डायग्राम है वो बताया आपको कि स्टीम डिस्टिलेशन में होता कैसे है, प्रोसेस कैसे कैरी होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्टीम डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन का एक्चुअली पर्पस है क्या, स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ यूज होती है। मेनली जो स्टीम डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन इट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द immiscible liquid, immiscible liquid and, और उन immiscible liquids में से जो एक लिक्विड आपका क्या होना चाहिए, वाटर। एक लिक्विड आपका उसमें क्या होगा, दैट इज वाटर। अगर दो immiscible liquids
मिक्सिबल लिक्विड्स में से एक लिक्विड जो है अगर आपका वाटर है और दूसरा आपका कोई दूसरा लिक्विड है तो उसको हम सेपरेट आउट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। दूसरा स्टीम डिस्टिलेशन हम किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज इट अवॉइड द decomposition of active ingredients जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के डिकम्पोजिशन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम हीटिंग के लिए डायरेक्ट जो है बर्नर तो यूज कर नहीं रहे, तो बर्नर नहीं यूज करें तो स्टीम यूज करेंगे, स्टीम यूज करेंगे तो इसके कारण डायरेक्ट हीटिंग की वजह से जो डिकम्पोजिशन के चांसेस है वो लेस हो जाएंगे। इट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स, जितने भी थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल थर्मोलेबाइल कंपोनेंट्स में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो? जैसे जितने भी ऑयल हैं, जैसे क्लव ऑयल, फेनेल ऑयल, इनको हम सेपरेट आउट करने के लिए, या ब्लैक पेपर ऑयल जो काली मिर्ची से तेल निकलता है, ब्लैक पेपर ऑयल, तो इन चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए मेनली जो फार्माकोग्नोसी में जो क्रूड सब्सटेंसेस होते हैं, क्रूड सब्सटेंसेस में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये क्लव ऑयल, फेनेल ऑयल, ब्लैक पेपर ऑयल ये थोड़े थर्मोलेबाइल कंपोनेंट होते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब जो हाई टेम्परेचर के ऊपर इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट डिग्रेड हो जाते हैं, उस केस में हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है मोस्टली ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज की जाती हैं। इसके अलावा ये थर्मोलेबाइल सॉल्वेंट्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती हैं, और मेनली उन कंपोनेंट्स के लिए जहाँ पे हमें डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन को अवॉइड करना है। हमें पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा हाई हीट के ऊपर डिग्रेड या डिकम्पोज हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। दिस इज द प्रोसेस फॉर द स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थी या जो स्टीम डिस्टिलेशन थी, इसमें से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बार बार बोल चुकी हूँ आपको पीछे वाले लेक्चर में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के डायग्राम की भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है इसकी कंप्लीटली जो प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, कहाँ यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके ऊपर पूरा कम से कम आपका एक लॉन्ग नोट जरूर आता है। होप सो आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें कुछ नेक्स्ट डिस्टिलेशन, जैसे डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, या डिस्टिलेशन अंडर द वैक्यूम स्टील, या डिफरेंट वाटर फॉर इंजेक्शंस, या आईपी वाटर, या डिस्टिल्ड वाटर, ये सारी चीजें हम